कि यूपीएससी एक ऐसे एग्ज़ाम नहीं है जो आप 1 या 2 दिन में क्लियर करेंगे। मेरी अप्रोच ये होती थी कि जब एग्ज़ाम मे बी 2-3 महीने बाद में है, लाइक हम जनवरी में है एंड एग्ज़ाम हमारा प्रीलिम्स का मे बी से फॉर एग्जांपल अप्रैल में है, तो मैं जनवरी में प्रोडक्टिव स्टडी करती थी पर मैं नंबर ऑफ आवर्स कम देती थी। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ एंड जो मेरी नेगेटिविटी थी मैं उसको एक मिशन की तरह लेने लगी कि नहीं, मैं क्लियर करूँगी और मैं जैसे भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में गर्ल्स हैं मैं उन्हें जाके बताऊँगी कि यू कैन ब्रेक दिस, यू कैन कम आउट ऑफ दिस। मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी, आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल एंड मुझे भी सुसाइडल थाट्स भी आए थे एंड आई वॉज लिटरली इंटू डिप्रेशन। मुझे लगा कि अगर मैं अपनी प्रिपरेशन से किसी भी एक लड़की को मोटिवेट कर पाऊँ जो मेरी जैसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कभी आ गई है गलती से, तो आई विल बी वेरी हैप्पी पर्सनली। इट इज़ नॉट कि टॉपर्स कुछ अलग पढ़ रहे हैं, द पॉइंट इज़ जो वो पढ़ रहे हैं उसे अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो वो नंबर ऑफ मिस्टेक्स क्या हैं, 2-3 जो भी मिस्टेक्स हैं कि वो अगर ना करें एस्पिरेंट्स तो जल्दी सफल हो सकते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे शिवांगी गोयल मैडम के साथ इंटरव्यू करिए, उनकी जर्नी को हमारे साथ शेयर करिए। जैसा कि आपने काफ़ी टीवी चैनल्स पे देखा था, मैडम के बारे में आपने सुना था, काफ़ी स्ट्रगल भरी उनकी जर्नी रही है। तो आज हम मैडम से हम बात करेंगे, उनसे रूबरू हो रहे हैं, जानेंगे उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी और उनकी क्या क्या स्ट्रगल्स रहे। और जैसा कि हमारे चैनल से काफ़ी गृहिणी जुड़ी हुई हैं, इनकी शादी हो चुकी है, उसके बाद वो अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, तैयारी कर रही हैं, तो उसके लिए भी मैडम गाइड कर सकती हैं, क्योंकि मैडम ने वो सारी चीज़ें जिया है उन्होंने। उनकी एक डॉटर भी थी, उसके साथ रह के उन्होंने तैयारी करी और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। आप लोग जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा। तो मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जिस गोल को लेकर चले थे वो फाइनली आपने अचीव किया। थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड और किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी यूपीएससी की तैयारी की। ओके, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, आई एम अ ग्रेजुएट। मैंने बीकॉम ऑनर्स किए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड देयर आफ्टर उसके बाद से ही मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट लेकिन आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स में आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई थी एंड इट वाज सम डिफ़िकल्ट फेज बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी डिमांड्स। तो उसकी वजह से देयर वाज अ गैप। दैन फाइनली जब बहुत इनफ इज़ इनफ हो गया तो जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे वापस लाने का डिसीजन लिया, जो बहुत ही एक कमेंटेबल, बहुत ही करेजियस डिसीजन था मेरे पेरेंट्स के लिए। इनफैक्ट वो उन्होंने मेरे को ये सेकेंड लाइफ दी इनफैक्ट, एंड तब मैंने थोड़े टाइम के बाद डिसाइड किया कि जहाँ पे मैंने छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। एंड वापस आने के बाद ही मेरा 3rd अटेम्प्ट था एंड फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव सक्सेसफुल दिस टाइम। मैडम, आपने ये सारी बातें बताई, इन पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, हमारे चैनल से काफ़ी गृहिणी जुड़ी हुई हैं जो तैयारी कर रही हैं शादी के बाद, तो इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ज़रूर उनको इससे मोटिवेशन मिलेगा। मैडम, आपने यूपीएससी के बारे में बताइए, कौन सा आपका अटैम्प्ट था ये फाइनल, और क्या आपका सब्जेक्ट था, मीडियम कौन सा था, और आपने क्या ऑप्शनल रखा था उसके बारे में। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी एंड मेरा इंग्लिश मीडियम था थ्रू आउट द एग्ज़ाम। और किस तरीके से तैयारी आपने करी, कोचिंग लिया, शुरुआत में आपने किस तरीके से डिसीजन लिया कि अब जैसे मन बना लिया तैयारी का। अब मोटिवेशन में आके बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी का मन बना लेते हैं, लेकिन उनके सामने एक चीज़ आती है कि कोचिंग कौन सी लेना है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है, क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है, ये रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट करना है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए मैडम, शुरुआत में आपने एक सारी चीज़ कैसे मैनेज करी, ऑनलाइन आपने कितना सोशल मीडिया का फ़ायदा लिया, वो सारी चीज़ बताइए। ओके, यस, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है डिसीजन लेना कि यूपीएससी के लिए हम सिट करेंगे, पर उसके बाद जो रियल चैलेंज होता है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको एक्चुअली में रियलाइज़ करना है कि एग्ज़ाम को समझना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आज मार्केट में इंफॉर्मेशन इज़ ओवरलोडेड। तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपनी अप्रोच रखनी होगी, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उस पर बहुत ध्यान देना होगा। तो इसमें आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए और मेरे लिए जो था स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपका सिलेबस। जो यूपीएससी एग्ज़ाम का सिलेबस है, इस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए एंड इंटरव्यू के लिए, दो इंटरव्यू के कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, बट ब्रॉडली देयर आर सम आइडियाज़। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम सिलेबस के अलावा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप उसे थरली एनालाइज कीजिए, उन्हें बार बार पढ़िए। इनफैक्ट मैंने तो 40 टाइम्स भी पढ़ लिया होगा ओवर द ईयर्स, टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थीम्स जो की
एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम फोकस कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ द ट्रुथ कि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, हम सब कुछ नहीं जान सकते, बट फिर भी वी हैव अ ड्रीम कि हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो प्लीज़ फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस वेरी थरली। ये तो एक बेसिक अप्रोच है। सेकेंडली, जब आप अपने सोर्सेज डिसाइड करते हैं, कुछ सोर्सेज हैं दे आर कॉमन टू ऑल द टॉपर्स, उसमें कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज कर लेते हैं एक ही टॉपिक के लिए, सिलेबस के लिए। आप अपने सोर्सेज लिमिट कीजिए एंड उनको बार बार रिवाइज कीजिए। दिस इज़ माई सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि आप बहुत ध्यान से अपने सोर्सेज को डीलिमिट कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। मेरी स्ट्रैटेजी में रहा कि मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स थी मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान दिया था इस बार। जैसे NCERT, अगर मैं NCERTs कर रही हूँ तो मैं उसे थरली करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जोग्राफी की NCERT है, उसमें दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ये सब, तो उसमें कोई एग्जाम्पल भी दे रखा है लाइक एनीथिंग, तो मैं उसको एटलस में जाके आई विल मार्क इट कि कौन सा ओशन है, किस कॉन्टिनेंट के बराबर में है और किस कंट्री के पास है, किस कंट्री को बिलोंग करता है। तो ये माइनर चीज़ें हैं जिस पे आपको बहुत फोकसली, बहुत थरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैडम, एक कॉमन बात निकल के आ रही है, लगातार मैं टॉपर्स के इंटरव्यू कर रहा हूँ, यूपीएससी भवन के बाद मैंने जो इंटरव्यू देखा है वहाँ भी मैंने इंटरव्यूज़ किए, तो एक कॉमन बात निकल के आ रही है, सोर्स लिमिटेड होनी चाहिए। तो ये सोर्स लिमिटेड कैसे हो? अगर शुरुआत में अगर कोई बच्चा जैसे गाँव से है, उसने कोचिंग नहीं लिया, कोचिंग में जाएगा तो उनके नोट्स वगैरह वो अवेलेबल कराते हैं, जैसे गाँव से या फिर कहीं शहर से भी है, बिना कोचिंग के वो तैयारी करना चाहता है, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन उसको देखते हैं। एक बुक्स के, एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स हैं, नोट्स हैं, बहुत सारे कोचिंग्स के अपने अपने कॉम्पिटिशन उनका चल रहा है, कोई किसी को अच्छा बताता है, तो जब वो मार्केट में जाते हैं तो खुद शॉपकीपर सजेस्ट कर देते हैं कि ये फलानी बुक आप ले लो, ये पढ़ लो, तो उनके पास एक पेटी भर के, एक बोरा भर के बुक हो जाती है। जब लेके आते हैं एक रूम को वो लाइब्रेरी बना देते हैं। तो उसको थोड़ा मैडम आप बताइए शॉर्ट में कि किस तरीके से सोर्स लिमिटेड होने चाहिए। और शुरुआत जैसे NCERT की आपने बात करी, तो NCERT को कौन सी NCERT पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, उसको थोड़ा बताओ। यस, तो सोर्सेस आर लिमिटेड। जैसे अब कैसे लिमिट करना है, तो मैंने ऑनलाइन मीडियम है, फॉर एग्जांपल डेनी नॉलेज ट्रैक, इस पे बहुत सारे टॉपर्स अपनी बुक लिस्ट देते हैं। तो मैंने एक नहीं, मैंने 5-6 टॉपर्स की प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी सुनी बैक टू बैक। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आई कि 5-6 टॉपर्स अक्रॉस द ईयर्स, लाइक 3-4 साल तक के टॉपर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम बुक। तो फिर ये अगर कोई पर्टिकुलरली बुक अलग है तो आप उसे हटा दीजिए। जो बेसिक बुक्स एटलीस्ट 5-6 टॉपर्स लगातार बोल रहे हैं तो उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए। एंड थैंकफुल टू सच यूट्यूब एंड अदर ऑनलाइन मीडियम्स, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं कि जैसे जो रिमोट एरियाज़ में भी स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए। बेसिक उनकी कॉमन एरियाज़ क्या है उनको कलेक्ट कीजिए। एंड एक ही एक्चुअली जो विनिंग बुक लिस्ट है वो जनरली बहुत वेरी नहीं करती है, सेम होती है। इट इज़ नॉट कि टॉपर्स कुछ अलग पढ़ रहे हैं, द पॉइंट इज़ जो वो पढ़ रहे हैं उसे अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, उसे मोर थरली पढ़ रहे हैं, उसको बहुत बार रिवाइज कर रहे हैं। सो बुक सेम है, इट इज़ द अप्रोच विथ विच यू स्टडी। मैडम, जैसे अभी लाखों एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, लाखों एस्पिरेंट्स एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ही होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, 700 कभी 1000 जो सीटें अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं वो फेल कर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, यूपीएससी की एक्चुअली में डिमांड क्या होती है, क्या क्वालिटीज़ वो देखता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट में कि वो क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए 100%, अगर वो नहीं है तो उसके अलावा आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। ऐसी कुछ नंबर ऑफ क्वालिटीज़ आप गिना पाओ। फर्स्टली आई थिंक इस एग्ज़ाम में सेल्फ बिलीफ कि अगर नेगेटिविटी भी आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है स्टडीज़ के थ्रू, उसमें आपको सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है कि यू कैन डू दिस। मल्टीपल फेलियर्स आई, जैसे ही मेरा भी 5th अटैम्प्ट था, इट वॉज़ नॉट ईजी। हर बार एनी फेलियर इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वो बहुत दुखी कर देती है हमें सोचते हैं कि हमने क्या चूज़ कर लिया है अपने करियर के लिए, ये बहुत गलत ऑप्शन है। तो 1-2 दिन लगो, ठीक है, हो भी जाता है, नेचुरल है, बट उसके बाद गेट बैक, ये नहीं छोड़ देना है, गेट बैक। उसमें सेल्फ बिलीफ रखें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट इज सेल्फ बिलीफ, सेकेंड इज़ डिसिप्लिन। आप इस स्टडी में कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ ही पढ़ सकते हैं। ये एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है 1 या 2 डेज़ वाली स्टडी में नहीं होते हैं। इसके लिए आपको थरली एटलीस्ट 1 ईयर
के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। ओके। और मैडम आपने शुरुआत में जो बताया आपका जो स्ट्रगल रहा, जो आपका फैमिली इशू रहे, कुछ पर्सनल जो आपके इशू थे, अभी काफ़ी सारे गर्ल्स हैं जो आगे निकल कर आ रही हैं, और अभी आपका जैसे रिजल्ट आया तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी हुई हो। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे चैनल पे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि शिवांगी गोयल मैडम का जो उनका स्ट्रगल था उसको थोड़ा बताइए, उन्होंने कैसे अपने आप को कवर अप किया और एक यूपीएससी की जर्नी में आप आई। यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। अगर कोई लड़की जैसे घर में कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हो जाता है, उसी से डिस्टर्ब हो जाती है और वो तैयारी का तो सोच छोड़ दो, उनके दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है और सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो थोड़ा उस जर्नी को आप बताइए, आप क्या संदेश देना चाहोगे जो लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं उनके बारे में? यस, ये हमारी कभी कभी ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आ जाते हैं हमारी लाइफ में, एंड मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल, एंड मुझे भी सुसाइडल थॉट्स भी आए थे, एंड आई वॉज लिटरली इंटू डिप्रेशन। दो मैंने मेडिकली उसे ट्रीट नहीं किया था, बट मैं बहुत एक कुकून बन जाता है जहाँ चारों तरफ आपके नेगेटिविटी होती है। तो देयर आर टू ऑप्शंस हियर बेसिकली, या तो आप उसे गिव इन कर सकते हैं या उसको आप ऊपर आ सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए मैंने शायद गिव इन भी किया, पर लेकिन एक दिन होता है व्हेन यू रियलाइज़ कि लाइफ इज़ नॉट दिस। लाइफ में आप हार नहीं मान सकते। इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ देन यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड क्राई। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ बहुत गहराई से सोचिए कि योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेशियस। तो उस दिन जब मैंने रियलाइज़ किया तो मैंने सोचा कि जो मेरी एडवर्सिटी है, जो मेरे चैलेंज है, मैं उसी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। इनफैक्ट जब मैं न्यूज़पेपर्स में, जब मैंने डिसीजन ले लिया था, उसके बाद जब भी मैं न्यूज़पेपर में ये इंसिडेंट्स पढ़ती थी, बहुत छोटा सा पेज में 2x2 का कॉलम ही पढ़ती थी, पर मुझे वो रियलाइज़ होता था इट इज़ नॉट 2x2 का कॉलम, इट इज़ अ लाइफ। एंड उसके साथ साथ कहीं उनके पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं पे बच्चे भी होते हैं, जैसे मेरी खुद की डॉटर भी इन्वॉल्व थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपनी प्रिपरेशन से किसी भी एक लड़की को मोटिवेट कर पाऊँ जो मेरी जैसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कभी आ गई है गलती से, तो आई विल बी वेरी हैप्पी पर्सनली। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई हैव ब्रोकन दिस नेगेटिव थॉट्स की जो साइकिल होती है, विशियस साइकिल होती है, मैंने उसे तोड़ा है। एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस। आपको ज़रूरी है इसमें अपने साथ अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस मीडियम से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर गर्ल्स ऐसी सिचुएशन में है तो उनके पेरेंट्स प्लीज़ उन्हें कम्प्लीटली सपोर्ट करें। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लव दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मैं उस नेगेटिविटी से बाहर आ सकूं। तो अब स्टूडेंट्स के साथ साथ ही मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए भी है कि अपनी डॉटर्स को पे ट्रस्ट कीजिए, उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट दीजिए, एंड डेफिनेटली जब वो उससे बाहर आते हैं उस फेज से, तो हर फील्ड में, केवल यूपीएससी ही एक फील्ड नहीं है, एंड हर कोई मे बी क्लियर भी ना कर पाए इस फील्ड को, बट स्टिल आप अपने दूसरे फील्ड्स में आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। इसमें कॉर्पोरेट फील्ड में एज अ प्रोफेसर, एज योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप, एनीथिंग। तो आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको मत सोचे कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। थिंक कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि जिससे मेरी लाइफ बेटर हो सके। तो इस तरह की कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखिए। एंड मेरे को पर्सनली, मैं एक बुद्धिस्ट चैंटिंग भी करती हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। दिस चैंटिंग इज़ वेरी सिंपल। ये मेरे एक वेल विशर ने मुझे बताई थी। आई चैंट नम म्योह रेंगे क्यों। तो मुझे इसको करने के बाद आई यूज़ टू फील जैसे कि सारा स्ट्रेस ख़त्म हो गया फॉर सम टाइम। आई यूज़ टू फील पीस ऑफ माइंड, एंड मैं स्टडी करती थी। तो ग्रेजुअली मेरी डेली रूटीन का पार्ट बन गया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग पॉजिटिव। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ। एंड जो मेरी नेगेटिविटी थी, मैं उसको एक मिशन की तरह लेने लगी कि नहीं, मैं क्लियर करूँगी, और मैं जैसे भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में गर्ल्स हैं, मैं उन्हें जाके बताऊँगी कि यू कैन ब्रेक दिस, यू कैन कम आउट ऑफ दिस। यूपीएससी ही नहीं, देयर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। प्लीज़ फिर से हम दोबारा सोचते हैं, फिर से लेट अस ड्रीम अगैन, so that we can be happy in our life, क्योंकि ultimately life का purpose is happiness, true and pure happiness. So yes, do not stop. जहाँ पे कहीं obstacle या negativity आ रही है, do not stop there. It is not the end. एक difficult chapter है, पर उसको turn कर लीजिए, दूसरा chapter भी आएगा।
मैडम आपकी एक डॉटर भी है और लगातार आप अपनी फेलियर झेला, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में ये सारी तमाम चीज़ें झेली, 5वां अटेम्प्ट था आपका। तो मैडम आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? आप कहीं न कहीं थोड़ा टाइम बर्बाद होता है उन चीज़ों में, पिछले पास्ट का जो सोचते हैं तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, कभी 2 4 5 दिन बाद कुछ थॉट्स आते हैं, पुराने थॉट्स आते हैं, और डॉटर भी है आपकी, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे बोलते हैं इसमें कि 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, सोसाइटी से बिल्कुल कट जाना पड़ता है, बाहर नहीं जाते, शादी ब्याह यहाँ नहीं जा सकते, कोई इवेंट अटेंड नहीं करते, 2-2 साल तक एक कमरे में रहते हैं। तो उस टाइम मैनेजमेंट को आप बताइए मैडम। कोई वो एक मिथ बना हुआ है कि 18-18 घंटे पढ़ते हैं, उसको तोड़िए मैडम और थोड़ा उसके बारे में बताइए कितना घंटे देना पड़ता है इसमें? यस, ये मिथ है कि 18 घंटे इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने मेन स्टेज पे चाहने तक भी मैं सोच रही थी मैं और बढ़ा लूँ, पर मैं 14-15 आवर्स के बियॉन्ड तब भी नहीं जा पाई थी। सो जहाँ तक मेरे को पता है, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ पढ़ भी रहे थे, उन किसी ने भी 18 घंटे नहीं पढ़ाई की थी। एंड ये जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है, आप इसे एक थोड़े प्रोसेस की तरह समझिए कि यूपीएससी एक ऐसे एग्ज़ाम नहीं है जो आप 1 या 2 दिन में क्लियर करेंगे। ये कंसिस्टेंट स्टडी की ज़रूरत है। तो मेरी अप्रोच ये होती थी कि जब एग्ज़ाम मे बी 2-3 महीने बाद में है, लाइक हम जनवरी में है एंड एग्ज़ाम हमारा प्रीलिम्स का मे बी से फॉर एग्जांपल अप्रैल में है, तो मैं जनवरी में प्रोडक्टिव स्टडी करती थी, पर मैं नंबर ऑफ़ आवर्स कम देती थी, जैसे कि अराउंड 8 आवर्स। तो उसमें मैं अपना जो मेरा सोशल एस्पेक्ट था, जैसे कि अपने बच्चे को टाइम देना, मैं कोर्ट केस भी लड़ रही थी तो उसमें थोड़ा टाइम देना, तो मैं उस टाइम पे करती थी। पर जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के पास आते हैं तो ऑफ कोर्स आप अपनी अप्रोच बदलिए। जब है ना, जब आप एक बैलेंस के साथ चलते हैं तो आपकी सराउंडिंग भी वो समझती है। तो जब जैसे अगर अप्रैल में एग्ज़ाम है तो मार्च में मैं अपना 8 आवर्स से लेके 10-12 आवर्स तक कर लेती थी। एंड इसमें मेरी फिर डॉटर भी सपोर्ट करती थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी सपोर्ट करते थे, एंड थोड़ा सा फिर और चीज़ों को मैं इग्नोर भी करती थी। सो थोड़ा सा प्रायोरिटी करना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज़ करना कि अब इस स्टेज के लिए क्या ज़रूरी है। सो येस, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रायोरिटी करना अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, ये ज़रूरी है। बहुत मैंने सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दिया था, जहाँ तक मेरी स्टडीज़ के रिक्वायरमेंट के बाहर था, मैंने वो सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिया था। एंड येस, जो बहुत एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है हमारी, जिसकी वेडिंग्स वगैरह में मैंने वो कट ऑफ कर दिया था। मैडम अभी आपके मिस्टेक्स की हम बात करेंगे। आपने लगातार साल बाई साल, ईयर बाई ईयर अपने अटेम्प्ट्स दिए, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आप एनालाइज करते होंगे कि ये गलतियाँ इस अटेम्प्ट्स में रही, तो वो नंबर ऑफ मिस्टेक्स क्या हैं, 2-3 जो भी मिस्टेक्स हैं कि वो अगर ना करें एस्पिरेंट्स तो जल्दी सफल हो सकते हैं? हाँ, येस, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी मिस्टेक्स ये रही कि मेरे नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। मैं पढ़ती काफ़ी इंटेंसिवली थी, पर लेकिन मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि अल्टीमेटली लास्ट के टाइम पे हम वो लिखते हैं जो हमने फ्रेशली रिवाइज़ किया होता है। तो मेरे नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी गलत थी, मैं बहुत बल्कि नोट्स बना देती थी। अगर 1000 पेज की बुक है तो 800-900 पेजेस के ही नोट्स बन जाते थे एक बुक के। सो एंड अल्टीमेटली वो काम नहीं आते थे, क्योंकि आप बहुत कुछ लास्ट मोमेंट्स में नहीं पढ़ सकते। तो ओवर द ईयर्स मैंने नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी सीखी। दिस वॉज वन चेंज। सेकेंड चेंज आई मेड वॉज, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। सब बोलते हैं टेस्ट सीरीज़ करो, तो जैसे हम मार्केट से ख़रीद लेते हैं, पर लेकिन हम उन्हें एक्चुअली यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें टाइमली जो एक डिसिप्लिन फोकस के साथ हमें करना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं। तो इस बार मैंने बहुत डेडिकेटेडली मैंने उन्हें अपनी टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट किया था, मैंने उन्हें करवाया था, उन्हें चेक किया था, उन्हें एनालाइज़ किया था, एंड उनसे सीखा कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। तो येस, दीज थिंग्स आई थिंक हेल्प मी। ओके मैडम, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अभी हम फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। वो क्वेश्चन वो उसके बारे में अगर कोई एस्पिरेंट्स या फिर कोई भी अचीवर्स बताता तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। उस दिन के बारे में बताइए जिस दिन आपका रिजल्ट आया और ये तमाम जो आपके स्ट्रगल्स थे वो सारी चीज़ें आपकी सफल हुई आखिरकार। 5 साल का 7 साल का जो भी स्ट्रगल था, उस दिन के बारे में बताइए। कब आपको रिजल्ट का पता चला और किसको पहले बताया? क्या उस दिन वो दिन कैसा गया पूरा आपका? ओह, दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, एंड मैं तो लिटरली रोने लगी थी। एंड मैंने अपनी मम्मी पापा को सबसे पहले बताया, मम्मी पापा घर पे ही थे, एंड इट वाज अ ओवरवेलमिंग मोमेंट। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उस दिन को डिस्क्राइब करने के लिए। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सो मच मैम।
आई होप दोस्तों मैडम की जर्नी से, मैडम ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बताया, जो भी उनके स्ट्रगल्स रहे, उनसे आप सभी लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारी कुछ मिस्टेक्स रहती हैं, लगातार हम सीख रहे हैं, तो वो मिस्टेक्स आप पॉइंट आउट कर सकते हो कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पर आप बता सकते हो। हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और सुधारेंगे और अपने चैनल को अच्छा करेंगे, आपके लिए ऐसी कंटेंट लाते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।